हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज से 1 फरवरी, जी हाँ दोस्तों, और 6 फरवरी से आप लोग एग्जाम स्टार्ट है क्लास 10th और 12th का। और ऑफिशियली आप लोग का जो एग्जाम स्टार्ट 6 तारीख को हो जाएगा, लेकिन जो मेन एग्जाम लोग को होने वाला है वो सोशल साइंस का 12 तारीख को होने वाला है। ठीक है, तो आज 1 तारीख है, यानी एग्जाम वाला महीना में आप लोग इंटर कर चुके हो। तो अब भी अगर सो रहे हो यार तो जाग जाओ, क्योंकि अब और वक्त बचा हुआ नहीं है। ठीक है, अब आ चुका है एग्जाम का वक्त। तो 12 फरवरी को सोशल साइंस है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए आ रहा है। लगातार वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो भाई इसको ज्यादा से ज्यादा देखो, रिवाइज करो, सभी बच्चों तक पहुंचाओ ताकि सारे बच्चे पढ़े। चलो दोस्तों, इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चंस, और लास्ट में 2 क्वेश्चन हम लोग को ऐसे होमवर्क देंगे, उसका आंसर लोग कमेंट में जरूर बोलोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। सभी को फटाफट से शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब पहली बार आ रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे और भी वीडियो अच्छे अच्छे देखने के लिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मक्का का आयात को प्रतिबंध करने की अनुमति दी थी। दोस्तों बहुत आसान सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है। मक्का जिस ऐसा कानून जिसके आधार पर ब्रिटेन ने, ठीक है, अपने देश में क्या, मक्का का आयात पर बाहर से कोई भी देश से मक्का नहीं आ सकता है। तो ऐसा कौन सा कानून लगा दिया था भाई? मक्का मतलब वही भुट्टा, जी हाँ, तो वो था कॉर्न कानून, यानी कॉर्न लॉ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैल गई? तो 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी दोस्तों अफ्रीका में फैल गई, जिसमें 90% मवेशी यानी पशु मारे गए थे। ठीक है, इस रोग के तहत। और याद रखना ये कब फैला था? 1890 में। ये भी देख लेना ईयर, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, कौन सा नाम था? रिंडरपेस्ट बीमारी का नाम था। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए? तो 19वीं सदी में यूरोप के लोग, जब वहाँ रोजगार नहीं रहा, ठीक है, लोग को खाना नहीं मिल रहा था, तो अपने रोजगार की तलाश में लोग कहाँ, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। तो कितने लगभग 5 करोड़ लोग दोस्तों अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए थे 19वीं सदी में। ठीक है, 19वीं सदी मतलब क्या होता है? आप लोग एक कमेंट करके बोलना कि 19वीं सदी मतलब कितना होता है। ठीक है, कितना होता है? 1900 से 2000 होता है। ठीक है, कि 1800 से 1800 से, मतलब 1900 से 1999 होता है, कि 1800 से 1899 होता है, कि 2000 से 2099 होता है? क्या होता है? जरूर जरूर बोलना 19 सदी मतलब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर किन क्षेत्रों से दूसरे देशों में काम करने जाते हैं? अधिकांश जो भारतीय गिरमिटिया मजदूर था ना, गिरमिटिया मजदूर मतलब देखो, ये भी पूछ सकते हैं क्या होता है, तो समझ लो चीजों को। देखो मैं, मेरा आंसर करने का मतलब उद्देश्य ये नहीं कि भाई रट लो, समझो, ताकि जो दूसरा क्वेश्चन भी आए ना उसको भी आप लिख सको। ठीक है, समझोगे तभी बात बनेगा। तो गिरमिटिया मजदूर होता था ना, जिनको एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, एग्रीमेंट के तहत ना, फ्रीजी, गायना, ये सब देशों में जाकर काम करवाया जाता था। ठीक है, भारत से ले जाया जाता था। कब? जब भारत में ब्रिटिश शासनकाल था। ठीक है, औपनिवेशिक भारत में जब भारत के मजदूरों को एक एग्रीमेंट के तहत, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत दूसरे देशों में ले जाकर काम कराया जाता था, तो उन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहता था, कहा जाता था। तो कहाँ कहाँ से ये मजदूर जाते थे? तो भाई साहब ये उत्तर प्रदेश जाते थे, तमिलनाडु जाते थे, बिहार से जाते थे, मतलब इन राज्यों से ज्यादा जाते थे। ये उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुई? कौन सी अमेरिका में? तो चेचक की बीमारी। जी हाँ दोस्तों, जब वहां पर स्पेनिश सैनिक पहुंचे, पुर्तगाली सैनिक जो वहां पहुंचे ना, तो अपने साथ चेचक के कीटाणु लेकर पहुंचे। ठीक है, और पहले से वो सैनिक चेचक कीटाणु से परिचित थे, उनके पास उसका एंटीट्यूड था। लेकिन अमेरिका के जो लोग थे बाहरी दुनिया से कटे हुए थे, कभी मिले हुए नहीं थे। ठीक है, क्योंकि उसका खोज ही बाद में हुआ। ठीक, तो अब अमेरिका में जो संपत्ति था उसको लेने के लालच में ये लोग क्या, वहां चल गया उस पर अटैक करने, यहाँ के लोग। फिर चेचक के कीटाणु लग गया, जैसे चाइना ने पूरा दुनिया को तहस नहस करने के लिए कोरोना वायरस के यूज किया, उसी प्रकार से। ठीक है, तो चेचक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है 1939 से लेकर के कितना तक चला था? 1945 तक। तो आप बोल सकते हो कि भाई ये कम से कम 6 वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ है? तो देखो, भारत तो नहीं है विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार, भारत भी एक बड़ा शेयर बाजार है, लेकिन सबसे बड़ा शेयर बाजार दोस्तों अमेरिका है विश्व का। ठीक है, जिसको डाउ जोन्स बोलते हैं। निम्नलिखित में से आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे? तो देखो, कृषि उपज की अधिक उत्पादन, कृषि उपज का कम उत्पादन, प्रथम विश्व युद्ध, किनमें से कोई नहीं। आर्थिक महामंदी का कारण क्या करता? आर्थिक जो महामंदी आया था, आपको पता है 1929 में आया था। ठीक है, तो उसका जो मेन कारण था ना, कृषि उपज का अधिक उत्पादन, बहुत ज्यादा मात्रा में कृषि उपज हो गया, फिर पड़े पड़े सड़ने लगे कृषि। मेन ज्यादा जो प्रभावित हुआ था कृषि क्षेत्र ही इस महामंदी से प्रभावित हुआ था। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? तो भाई 1929 से, याद रखना, ये महामंदी शुरुआत हुई थी 1929 से। काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का है? काला हिरण कौन सा श्रेणी के जीव में है?
विलुप्त, दुर्लभ, स्थानिक के लुप्त। देखो काला हिरण आजकल देखने को नहीं मिलता, ये लुप्त हो चुका है यानी लुप्त प्रजाति के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण कौन सी एजेंसी करता है? बोला विभिन्न प्रकार के जो पौधे होता है और प्राणी होता है, जो भी पेड़ पौधे छोटे छोटे होते हैं, जो भी प्राणी होते हैं, अलग अलग जीव जंतु जो भी है, ठीक है, इनको अलग अलग वर्गों में कौन बांटता है? ये काम किसका रहता है? ठीक है, तो ये काम रहता है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ का। ठीक है, किसका? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन का, IUCN का। आप लोग को डायरेक्ट IUCN का फुल फॉर्म ही पूछ सकता है, तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, 1992 में 1992 में सॉरी 52 में भारत निम्न में से किस प्रजातियों को विलुप्त घोषित कर चुका है? ठीक है, 1952 में भारत जो है इनमें से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया? तो एशियाई चीता को। ठीक है, एशियाई चीता को उस वक्त 1992 में भारत ने विलुप्त घोषित कर दिया। देखो तेंदुआ भी पाया जाता है, गंगा नदी का डॉल्फिन भी पाया जाता है, काला हिरन भी। आप लोग उस वक्त काला हिरन विलुप्त नहीं हुआ है, तो जो 1992 में हुआ था क्या हुआ था? एशियाई चीता, याद रखना। निम्न में से कौन भारत के वनों और वन्यजीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है? ठीक है, कौन प्रभारी है, मतलब कौन भाई उसकी रक्षा करता है भारत के वन्य और वन्यजीव का? तो वन विभाग करेगा। कौन करेगा? विश्व वन्यजीव फाउंडेशन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, गैर सरकारी संगठन नहीं छोड़ेगा। जो वन विभाग है वही तो वनों की रक्षा करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू किया गया? तो याद रखना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1973 में दोस्तों बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1973 में। निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो याद रखना अस्थायी जंगलों के तहत मतलब जंगल वाला एरिया सबसे ज्यादा कहाँ? मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में अस्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो जंगल वाला सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है? इनमें से मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आप लोग मध्य प्रदेश में शायद गुड़ेम प्रजाति शायद वहां पे ही था ये। अगला सवाल है, हिमालयी यब क्या है? तो हिमालय यब दोस्तों एक प्रकार का औषधीय पौधा है। क्या है? औषधीय पौधा है। शायद ही हिमालय में पाया जाता होगा, इसलिए हिमालय यब कहता होगा। 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजातियों को शामिल किया गया? संरक्षित मतलब भाई इसको संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो पहली बार किस प्रजाति को इसमें शामिल किया गया? पौधे को। ठीक है, क्योंकि भाई आजकल तो मनुष्य पौधे के भी दुश्मन हो गए हैं ना, इसलिए तो 1991 में पहली बार जो है संरक्षित प्रजातियों की सूची में पौधे को भी शामिल किया गया। चलो अगला प्रश्न है, काले दस्ताने और बंधी मुठ्ठिया प्रतीक थी, किसके प्रतीक थी? काले दस्ताने, ठीक है, और बंधी मुठ्ठिया। तो भाई काला है तो अश्वेत है ना, तो इससे याद रखना अश्वेत शक्ति की ये प्रतीक थी। ठीक है, काला दस्ताना और बंधी मुठ्ठिया। अगला प्रश्न है, पीटर नॉर्मन संबंधित। पीटर नॉर्मन कौन किससे संबंधित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। ठीक है, नाम भी देख सकते हो ब्रिटेन मतलब नाम तो विदेशी वाला ही है, सारे के सारे विदेशी ही है। तो पीटर नॉर्मल संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया के किसी खिलाड़ी का नाम पीटर से है तो उसका नाम याद ऑस्ट्रेलिया का याद रख लेना। ठीक है, चलो मैं तो क्रिकेट देखता नहीं हूँ तो मुझे नाम उतना नहीं पता है। स्मिथ और कार्लोस कौन थे? तो स्मिथ और कार्लोस दोस्तों एफ्रो अमेरिकन थे। एफ्रो अमेरिकन याद रखना, स्मिथ और कार्लोस एफ्रो अमेरिकन थे। अमेरिका के सामाजिक विभाजन का क्या कारण था? अमेरिका के सामाजिक विभाजन का कारण क्या था दोस्तों? तो श्वेत और अश्वेत, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो उसमें अमेरिका में विभाजन था, देखते हो जो ओबामा है काला है, अभी डोनाल्ड ट्रम्प जो मतलब डोनाल्ड ट्रम्प जो है गोरा है। तो वहां पर जो सामाजिक विभाजन पहले हुआ था किसके आधार पर? काला और गोरा के आधार पर। ठीक है, रंग भेद के आधार पर। लेकिन जब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ ये सारा चीज सही सही हो गया। फिर ऐसा नहीं कि आंदोलन नहीं होता, आंदोलन भी हुआ था। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड देश है, ईसाई बहुल देश है। ठीक है, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड। आज विश्व के बहुत से देश हो गए हैं, क्या हो गए हैं? बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। मतलब भाई देखो भारत में तो बहुत प्रकार का संस्कृति, एक प्रकार का संस्कृति के लोग थोड़ी रहते हैं, लेकिन आज बहुत सारे देश ना अलग अलग संस्कृति में हो गए। क्यों? क्योंकि अब बाहर से बहुत सारे देशों से लोग उन देशों में जाकर बसने लगे हैं। ठीक है, तो इस वजह से आज विश्व के बहुत सारे देश जो है बहुत सांस्कृतिक हो गए हैं। ठीक, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब से कब तक हुआ? अश्वेत शक्ति आंदोलन, ठीक है, अश्वेत शक्ति आंदोलन दोस्तों 1966 से लेकर के 1975 तक हुआ था। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। तो चलिए इसका उत्तर हो गया क्या? 1966 से लेकर 1975 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कितने वर्षों तक चला? नागरिक अधिकार आंदोलन कहाँ चला था भाई? याद रखना अमेरिका में चला था।
नागरिक अधिकार आंदोलन कहाँ पे चला था? अमेरिका में चला था। और ये कितनी वर्षों तक चला था? तो 14 से 15 वर्षों तक चला था नागरिक अधिकार आंदोलन अमेरिका में, याद रखना। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस अश्वेत नेता की अगुवाई में चला गया था? देखिए, नागरिक अधिकार आंदोलन जो वहां पर काले गोरे का जो विभेद हो रहा था, तो नागरिक अधिकार आंदोलन वहां पर किस अश्वेत नेता की अगुवाई में चला गया था? तो याद रखना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्या नाम था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 3 का ऑप्शन है, लेकिन आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यापारिक बैंक से क्या तात्पर्य? साख निर्माण करता है, ऋण देता है, जमा स्वीकार करता है, पैसा भी लेता है, ऋण भी देता है, साख निर्माण करता है। यानी उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाए वाणिज्यिक बैंक का। ठीक है। आप लोग को वाणिज्यिक बैंक का गुण भी आ सकता है कि वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं? तो वाणिज्यिक बैंक ऐसा बैंक है जो लोगों को बिजनेस करने के लिए ऋण देता है। ठीक है। लोगों से पैसा जमा भी लेता है, उन सबको वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। ऋण के अनियमित स्रोत कौन कौन से हैं? अनियमित स्रोत मतलब भाई आप किसी अपने चचा भतीजा, ठीक है, या फिर अपने गांव के किसी साहूकार से पैसा ले लिए, उसको बोलते हैं अनियमित स्रोत। जबकि नियमित स्रोत क्या है ऋण के? जैसे बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, सरकार जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं उसको बोलते हैं नियमित स्रोत। और जो अनियमित मतलब जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होते, जैसे व्यापारी था, साहूकार, ये क्या अनियमित स्रोत है। बैंक तो होगा नहीं, इसमें बैंक आया रहा है, साहूकार होगा बट बैंक नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें बैंक होगा बट संबंधी बैंक नहीं होगा, बट संबंधी हो सकता है, बट दोनों है ना, तो नहीं होगा। सहकारी संस्थाएं तथा बैंक, ठीक है, तो ये भी तो नहीं कि सहकारी संस्थान है और एक बैंक है, ये भी नहीं होगा, बैंक है, सहकारी संस्था है। तो व्यापारी और साहूकार जो है ना, ये नियमित अनियमित स्रोत हो जाएगा ऋण का। ठीक है। इनसे अगर ऋण लोगे तो भाई आपका शोषण होगा, बहुत कुछ होगा। करेंसी मुद्रा का कौन सा रूप है? करेंसी मुद्रा का आधुनिक रूप है, याद रखना। मुद्रा में सम्मिलित होते हैं, क्या सम्मिलित होते हैं? तो मुद्रा में सम्मिलित है कागज के नोट, सिक्के तथा मांग जमा पूंजी। ठीक है। ये सब सिक्का में सॉरी मुद्रा में सम्मिलित होते हैं, याद रखना। क्या? कागज के नोट, सिक्के हैं, मांग जमा पूंजी है, ये सब। और अगला दो सवाल है, कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? मैं एक सवाल का आंसर बोलता हूँ, अगला एक आप लोग बोलो। तो कागज से बनी मुद्रा को दोस्तों पत्र मुद्रा बोलते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, और एक सवाल है, चलो बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आप लोग 32 नंबर से ऐसा आंसर लिखना, 32 नंबर का डैश। बैंकों का आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है? निकासी, ऋण, जमा के उधार लेने के अंतर। मैंने ये लाइव क्लास में करवाया था, आप लोग जरूर कमेंट करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत, ठीक है, किस समिति का गठन किया गया था? तो इसमें हंटर समिति का गठन किया गया था। किस समिति का? हंटर समिति का गठन किया गया था दोस्तों। यहाँ तक हम लोग का 30 सवाल था। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों का है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ठीक। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? तो किपा ने किया। ठीक है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या बोलता है, कार्य से किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दांडी यात्रा से दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, यानी जब दांडी में जाकर के नमक बनाया और गांधी ने उसी के साथ ऐलान कर दिया कि भाई आज से हम दांडी यात्रा के साथ ही, समाप्ति के साथ ही, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं अंग्रेज के खिलाफ। ठीक है। तो वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, दांडी यात्रा से। राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? जी हाँ दोस्तों, रॉलट एक्ट। बहुत खतरनाक एक्ट था। ठीक है। रॉलट एक्ट आप लोगों का सब्जेक्टिव से आएगा। एक ऐसा कानून था दोस्तों जिसमें राजनीतिक गतिविधि मतलब कोई भी राष्ट्रवादी हलचल हो रहा है, कोई भी हड़ताल कर रहा है, कोई भी जुलूस निकाल रहा है, कोई भी आंदोलन कर रहा है, तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ बात किए, बिना कुछ मुकदमा चलाए सीधा सीधा उठा के उसको जेल में डाल देगा 2 साल तक। उसको बोल जाता है रॉलट एक्ट। तो फिर गांधी ने उसका विरोध किया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ दोस्तों? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया था? याद रखना 12 मार्च को तो चला था ना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर के ये नमक कानून बनाया था, नमक बनाया और नमक कानून को भंग किया था। ठीक। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की? तो भाई दलितों के सबसे प्रिय कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, वही दलितों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। ठीक है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो हिंद स्वराज नाम है हिंद, महात्मा गांधी जी। जय हिंद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो पूर्ण स्वराज की मांग दोस्तों कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। बोले सर लाहौर तो पाकिस्तान में है, तो भाई जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब लाहौर कौन सा खेत का मूल्य था? तब वो भी तो भारत में शामिल था। ठीक है। अब तो मिल गया वो उसको, पाकिस्तान को, तो उस वक्त लाहौर भारत में ही आता था। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था?
तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन दोस्तों 1930 में मद्रास में हुआ था, याद रखना। कहाँ पे? 1930 में मद्रास में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1930 में मद्रास में। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों का, सॉरी मैंने मध्य प्रदेश कहा था गुडेम पहाड़ी, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है गुडेम पहाड़ी। तो गुडेम पहाड़ी में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो नेतृत्व किया था अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। कौन, किसने? अल्लूरी सीताराम राजू ने। किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाजत बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी? ठीक है, देखो जो असम में जो मजदूर काम करते थे चाय के बागानों में, तो वो लोग वहां से घर नहीं जा सकते थे। तो ऐसा कौन सा कानून था भाई जिसके तहत वो लोग घर नहीं जा सकते हैं? तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। रॉलेट एक्ट तो था नहीं भाई, इसके तहत लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार था। वर्नाकुलर एक्ट, ये तो प्रेस एक्ट है, छपाई पर जो लगाया गया था वर्नाकुलर एक्ट की, आप कुछ भी छाप नहीं सकते हो। साइमन कमीशन भी तो था नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, याद रखना, इसी के तहत लोगों को रोका जाता था। लेकिन जब गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन, ठीक है, तो सभी लोग छोड़कर घर जाने लगे। अगला प्रश्न है यहाँ से देखो, निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मक्का कहा? तो अभी तो कहा कुछ देर पहले, कॉर्न लॉ, कॉर्न कानून। ठीक है, चलिए ये सब अब आप लोग को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। भाई देखो, रिवीजन करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो ताकि एग्जाम में अगर ये सब क्वेश्चन आए तो बिल्कुल फोड़ सको। ठीक है, और देखो हर एक चीज को मैं समझा रहा हूँ ताकि इससे दूसरा भी क्वेश्चन आएगा ना तो फाड़ ही दोगे। तो देखो मैं ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव करा रहे हो, इससे भी सब्जेक्टिव हो रहा है और इसके अलावा इससे भी सब्जेक्टिव हो ही रहा है क्योंकि मैं समझा दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं सब्जेक्टिव अलग से भी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सबको पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो और आगे बढ़ो। चलो, तो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। और हाँ यार, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं तो अब तो कर दो। लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।